Good morning, students. As you know, students, we are studying 4th unit, childhood, Balyavastha, and we will continue chapter number 8 today. This is Survival, Growth and Development, उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास। हमने लास्ट वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए, उसको संतुलित आहार कहते हैं। मीन्स क्या है इसका? ऐसा आहार जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और जिसमें वो सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध हों जिसकी उस व्यक्ति को आवश्यकता है, जिसके लिए हम डाइट प्लान कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ओके, अब हम देखते हैं वृद्धि और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये तो हम सबको पता ही है कि बच्चों की जो वृद्धि होती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ स्पेशल रूप से इंडिकेटर है, बैलेंस डाइट। ठीक है, ये तो पता ही है हमें, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे बच्चों के लिए, जो छोटा बच्चा है वो प्रॉपर रूप से स्तनपान कर रहा है या नहीं, उसको सुरक्षित वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल रहा है या नहीं, उसके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उसको सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, और जो उसकी माता है उसके द्वारा धूम्रपान या फिर शराब का सेवन तो नहीं किया जाता। ऐसी आदतों से उस माँ को परहेज होना चाहिए। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चे द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यात्मक क्षमताएं अर्जित करने के लिए सामान्य वृद्धि तो केवल एक प्रकार की क्या है, अनिवार्य स्थिति है। इसके अलावा उसको ये सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं, जो अभी अभी मैंने बताई हैं आपको। देखिए, कुछ रिसर्च से ये क्लियर हुआ है कि शुरू के जो 5 वर्ष होते हैं, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था में सभी बच्चे लगभग समान रूप से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे की वृद्धि तीव्र गति से होती है और उसमें उसे यदि सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलता है तो सभी बच्चों की वृद्धि कैसी होती है, समान होती है। उनकी सभी जो आवश्यकताएं हैं वे सभी आसानी से पूरी हो जाती हैं और इसी कारण से शिक्षित भारतीय परिवारों के बच्चों की वृद्धि विकसित देशों के बच्चों के समान ही होती है। लेकिन यदि किसी कारण से कोई बच्चा इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है या फिर उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता और उसको असंतुलित भोजन मिलता है तो क्या होता है, तो फिर उस बच्चे की वृद्धि में रुकावट आने लगती है और वह बच्चा कैसा हो जाता है, बीमार रहने लगता है, उसकी वृद्धि धीमी गति से होने लगती है। बच्चों की वृद्धि को जांचने के लिए एक हम ग्रोथ चार्ट पढ़ेंगे। उस ग्रोथ चार्ट का प्रयोग किया जाता है जिससे ये पता लगता है कि जो वृद्धि वक्र है वो लंबवत दिशा में बढ़ना चाहिए, क्या वो ऐसा बढ़ रहा है। जबकि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर क्या होता है, वृद्धि वक्र में व्यवधान आ जाता है और वृद्धि चक्र कैसा होने लगता है, नीचे की दिशा में जाने लगता है। इसके लिए हम एक वृद्धि चक्र या फिर क्या पढ़ते हैं, ग्रोथ चार्ट पढ़ते हैं। ये है ग्रोथ चार्ट। इसमें वृद्धि चक्र का जो फ्लैट होना है, फ्लैट होने से क्या पता लगता है, उससे ये पता लगता है कि वृद्धि रुक चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वृद्धि चक्र है यहाँ पर फ्लैट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वृद्धि रुक चुकी है, थम चुकी है। और वृद्धि चक्र का ऊपर की ओर बढ़ना, देखिए लगातार ये वृद्धि चक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वृद्धि जो है किसी भी बच्चे की निरंतर रूप से जारी है। और वृद्धि चक्र का नीचे की ओर गिरना क्या दर्शाता है कि बच्चे की वृद्धि सामान्य मानकों से पिछड़ गई है। यदि ये वृद्धि चक्र ऐसे नीचे आने लगे तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धि कैसी हो गई है, नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब वृद्धि पिछड़ गई है, वृद्धि धीमी गति से होने लगी है। जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। तो जब तक ये वृद्धि चक्र ऊपर जाता रहता है इसका मतलब वृद्धि सामान्य गति से चल रही है। लेकिन यदि किसी कारणों से ये
इस तरह से जाता है, इट मीन्स क्या है कि वृद्धि रुक चुकी है। और यदि ये नीचे गिरने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धि पिछड़ रही है, वृद्धि कम हो रही है, जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। ये वृद्धि चक्र जो वृद्धि चार्ट है ये पूरी तरह से दर्शाता है इस बात को। वृद्धि थमने या पिछड़ने की स्थिति में यदि बच्चे को अतिरिक्त पोषण दिया जाता है और संक्रमणों का समुचित उपचार किया जाता है तो ये जो वृद्धि चक्र यहाँ पर नीचे गिरना शुरू हो गया था, ये वृद्धि चक्र फिर से सामान्य होना शुरू हो जाता है। दिस इज ग्रोथ चार्ट। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या फिर विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट को हमें अच्छी तरह से समझने के लिए बाल विकास की बहुत सारी अवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हमें विकास के लिए क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट या फिर मील का पत्थर पढ़ेंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है माइलस्टोन के ऊपर, तो इसीलिए माइलस्टोन को समझेंगे कि माइलस्टोन क्या है। मील का पत्थर, जब मील का पत्थर लिखा हुआ आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ये मील का पत्थर क्या है। तो मील के पत्थर का तात्पर्य क्या है? उन विशिष्ट क्षमताओं से है, उन विशिष्ट कार्यों से है या फिर उन विशिष्ट कौशलों से है जो अधिकांश बच्चे किसी एक विशिष्ट आयु सीमा में अर्जित कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जितनी उनको क्या करनी चाहिए, जितनी उनको कौशल, कार्य या क्षमताएं एक लिमिटेड एज में, एक फिक्स एज में ले लेनी चाहिए, उतनी वो करने लगते हैं, उसको हम मील का पत्थर या फिर माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम मानव जीवन अवधि की बहुत सारी अवस्थाएं। अब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। देखिए बच्चे, जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने शैशवावस्था पढ़ी। शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल्ड आरंभिक बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड भी इसको बोलते हैं। और ये अवस्था कब तक की होती है? ये अवस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। आपको ये सारी एजेस याद करनी है कि कौन सी एज में बच्चा कौन सी अवस्था में होता है। अर्ली चाइल्डहुड के बाद कौन सी आई? मध्य बाल्यावस्था, मिड चाइल्डहुड एज। ये कौन सी होती है? ये 6 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद आती है किशोरावस्था या फिर एडोलेसेंस एज। ये कब होती है? ये 11 वर्ष से शुरू हो जाती है और ये कब तक चलती है? ये 18 वर्ष तक चलती है। और एक होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था कब शुरू होती है? 18 वर्ष का जब कोई बच्चा होता है तब 18 वर्ष पर ये प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। और कब चलती है? ये कब तक चलती है या उससे अधिक होती है तो वह व्यक्ति प्रौढ़ कहलाता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था या फिर लेट चाइल्डहुड के बाद एक एज और आती है प्यूबर्टी, जो इसमें मेंशन नहीं है। थोड़ा सा आपको इसलिए समझा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। प्यूबर्टी एज या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं वयसंधि अवस्था, ये मध्य बाल्यावस्था के बाद यहाँ पर आती है। और कब शुरू होती है? ये 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। कब? लड़कियों में, और लड़कों में 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक होती है। गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट होती है। गर्ल्स में कब शुरू होती है? 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। और बॉयज़ में कब शुरू होती है? 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। ये जो अवस्था है, इसमें इस एज में ना तो बच्चे को मध्य बाल्यावस्था या फिर लेट चाइल्डहुड में काउंट किया जाता है और ना ही किशोरावस्था में काउंट किया जाता है। तो इस एज में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा कि वो बच्चा है या बड़ा है। जब वो बच्चों वाले काम करता है तो उसको कहा जाता है कि आप बड़े हो गए हो, और जब बड़ों वाले काम करता है तो उसको कहा जाते हैं कि अभी आप छोटे हो। तो ये किशोरावस्था या फिर प्यूबर्टी एज या वयसंधि अवस्था बहुत ही तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है, जिसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो ये सारी स्टेजेस हो गई किसकी? मानव जीवन की अवधि की। ये सारी हमने स्टेजेस पढ़ ली हैं डेवलपमेंट की। अब हम आगे देखते हैं, न्यूनेट से स्टार्ट करते हैं कि न्यूनेट या फिर जन्म नवजात क्या होता है। नवजात को देखते हैं। नवजात शब्द का प्रयोग उस शिशु के लिए किया जाता है जो अपने जीवन के प्रथम माह में होता है। इसको हम न्यूनेट भी बोलते हैं। जन्म से लेकर 0 से कब तक का बच्चा? 1 मंथ तक का बच्चा क्या कहलाता है?
नियोनेट या फिर नवजात भी कहलाता है। तो उस बच्चे को जो 1 माह तक का है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नियोनेट या फिर नवजात कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब हम देखते हैं इन सबके क्रियाएं। जैसा बच्चों आपको पता ही है कि हम नवजात या फिर नियोनेट पढ़ रहे हैं, तो नियोनेट की हम क्रियाएं देखते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सेस देखेंगे या प्रतिवर्ती क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, नवजात शिशु की कौन कौन सी होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। आपके घर में या आस पड़ोस आपने छोटा बच्चा देखा भी होगा, पलक को झपकाना। देखिए, जो नवजात शिशु होता है जन्म के जैसे ही वो पैदा होता है ये प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्सेस करने लगता है, जो उन्हें क्या हो उस समय तक जीवित रहने, उस एटमॉस्फेयर में जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, इनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। नवजात शिशु जन्म के समय स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जैसे उसको उद्दीपन मिलते हैं उनके बाद वो ये सब क्रियाएं करने लगता है। जैसे पलक को झपकना, जैसे ही लाइट उसकी आंखों पर पड़ेगी वो पलक को झपकना शुरू कर देता है। जब कोई चीज़ उसकी आंख को छूती है तो क्या करने लगता है? तो भी वो अपनी पलक को झपकने लगता है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये रिफ्लेक्सेस हो गए। जैसे जब उसके मुंह के पास कुछ ले जाया जाता है तो वो अपने आप ही उसको चूसना शुरू कर देता है। आपने नोटिस भी किया होगा। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है? ये सब चीजें रिफ्लेक्सेस कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हमें बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं कौन सी? संवेदनात्मक क्षमताएं या फिर सेंसरी कैपेबिलिटीज। अब ये सेंसरी कैपेबिलिटीज क्या होती हैं? देखिए, सेंसरी में सबसे पहले हम उसकी विजन को देखते हैं। जो बच्चे की विजन है वो सबसे अधिक संवेदनशील होती है और तेज रोशनी के संपर्क में आने पर वो अपने आप ही आंखों को झपकाना शुरू कर देता है कि वो उसकी जो दृष्टि है वो अपनी विजन का क्या देता है? एक तरह से सूचक देता है। ठीक है, नवजात शिशु क्या करता है? वो सुनने की भी अनुक्रिया करता है। ठीक है, ध्वनि के प्रति भी अनुक्रिया करता है। कोई भी यदि उसको आवाज सुनाई देती है तो वो उसको ध्यान से सुनता है। ये लेकिन वो जो मानव की आवाज होती है, एक मनुष्य की आवाज होती है, वो सबसे ज्यादा उसके प्रति अनुक्रियाशील होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। नवजात शिशु में टेस्ट की बहुत ज़्यादा पहचान होती है। वो मीठा, खट्टा या फिर कड़वा, नमकीन, यदि आप उसको खट्टा या कड़वा एकदम से उसके मुंह में कुछ देते हैं तो वो बहुत गंदा सा फेस बनाता है। इट मीन्स वो अनुक्रिया दे रहा है कि उसकी टेस्ट बड्स सभी रिस्पॉन्सिव हैं। फिर नवजात शिशु अपने स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, उसके प्रति भी अनुक्रियाशील होता है। ये सब उसकी सेंसरी कैपेबिलिटीज होती है। सेंसर्स आपको पता ही होगा कौन कौन से सेंसर है हमारे, जैसे दृष्टि हो गई, ठीक है, आंखें, नाक, कान, टच हमारा और टंग, ये 5 हमारे सेंसर होते हैं। ठीक है, नवजात शिशु किसी भी चीज की सुगंध और दुर्गंध के बीच भी अंतर कर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा नवजात शिशु दिन में लगभग 16 से 18 घंटे तक सोता है और जब वे जगे हुए होते हैं तो सचेत होते हैं और अपने आसपास देखते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा नवजात शिशु रोकर अपनी आवश्यकताओं को बताने की चेष्टा करता है। नवजात शिशु को जब भी वो रोता है तो उससे पता लगता है कि उसको भूख लगी है, उसको गुस्सा आ रहा है भूख के कारण, उसको कोई दर्द है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है? रोना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ये हमारा नियोनेट का खत्म होता है। अब हम विभिन्न चरणों में विकास देखते हैं। डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेजेस, सभी स्टेजेस में कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। हमने डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज पढ़ी थी? शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन्हीं चारों स्टेजेस में होने वाले विकास के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन जो भी हमने पढ़ेंगे वो सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा परिवर्तन? सबसे पहले हम पढ़ते हैं शारीरिक विकास या फिर फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट ये क्या होता है? जैसा बच्चे आप देख भी रहे हैं पिक्चर में कि ये जो छोटा सा बच्चा है, ये जो नियोनेट है, ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, पहले इस स्टेज में आया, फिर उसने बैठना सीखा और फिर वो खड़ा होने लगा। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है क्या? जब कद और वजन
इन दोनों चीज़ में वृद्धि होने लगती है। बच्चे की हाइट भी बढ़ने लगती है और बच्चे का वजन भी बढ़ने लगता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा पहला एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि जब ये शिशु माँ के गर्भ में आता है तो ये कैसा होता है? एक कोशिका वाला जीव होता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे कितना बड़ा हो जाता है? ये लगभग 20 इंच लंबा और 2.5 से 3 किलो वजन का हो जाता है जब ये पैदा होता है। उस समय, जिस समय बच्चा पैदा होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 18 से 20 इंच इसकी लंबाई होती है। और उसकी जो वेट है वो कितना होता है? उसका वेट होता है लगभग 2.5 से लेकर कितना 3 kg, ठीक है। ये उसका बर्थ के समय वेट और हाइट हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये वेट और हाइट उसकी बढ़ती रहती है और ये बच्चा 1 साल में कितना हो जाता है? अपने जन्म के भार का 3 गुना हो जाता है। इट मीन्स जब वो 2.5 किलो का या 3 किलो का यदि वो बर्थ के समय पैदा हुआ था तो 1 साल में उसका वजन 9 kg हो जाता है। 6 महीने में उसका वजन दुगना बढ़ जाता है। इट मीन्स यदि वो 3 किलो का पैदा हुआ है तो 6 महीने में वो कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स में कितना हो जाएगा उसका वजन? यस, 6 kg हो जाएगा। लेकिन 1 साल में उसका वजन 3 गुना यानी कि 9 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी वेट और हाइट की बात हो गई। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। आपको समझ में आ गया होगा। तो शैशवावस्था बहुत तेजी से बढ़ने वाली अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की हाइट और वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है और उसका वेट कितना हो जाता है? 1 साल में लगभग 3 गुना हो जाता है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या? मोटर डेवलपमेंट या फिर क्रियात्मक विकास। अब ये क्रियात्मक विकास क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट आपको पूरा क्लियर हो गया है क्या होता है? शरीर के अंगों का विकास था। लेकिन जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट क्या है? अब इसको समझते हैं। जैसा हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा भी था, क्रियात्मक विकास। अब इसको हमने 2 तरह का विकास पढ़ा था। एक पढ़ा था ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और एक पढ़ा था कौन सा? फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या है? हाथ और पैर इनका विकास होना। और फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है? जो शरीर है उसके सूक्ष्म अंगों का विकास होना। जैसे बच्चे को हाथ से लिखना सीख जाता है तो वो क्या है उसका? वो उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट या फिर सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। जो शरीर के बड़े अंग हैं उनका विकास होना ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और छोटे अंगों का विकास होना फाइन मोटर डेवलपमेंट। छोटी छोटी क्रियाएं जब बच्चा करने लगता है उसको हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो बच्चे की जो क्रियाएं हैं, जैसे बच्चा हल्का सा सिर को उठाने लगता है जब बच्चा 3 माह का होता है तो उसके बाद क्या करता है? उसको अपने सिर पर कंट्रोल करना आ जाता है और अपने सिर को थोड़ा सा, जब वो 1 महीने का होता है, थोड़ा सा इधर उधर हिलाना सीख जाता है और अपने सिर को उठाना भी सीख जाता है। पेट के बल लेटे हुए अपनी छाती को ऊपर उठाने लगता है जब बच्चा 2 माह का हो जाता है। 3 माह का होने पर बच्चा क्या करता है? सिर उठाकर टिकाना शुरू कर देता है। सभी स्टेजेस इस पिक्चर में आपको पूरी तरह से क्लियर भी हो रही होंगी। और ये विकास जो प्रक्रिया है ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। शिशु 6 माह की आयु तक भी ये सब करने में कुछ बच्चे असमर्थ रहते हैं और यदि वो बच्चे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो उसका कारण ये होता है कि उस बच्चे का विकास धीरे धीरे हो रहा है, विकास पूरी तरह नहीं हो रहा है, वृद्धि पूरी तरह से नहीं हो रही है। जब बच्चा 4 से 6 माह का होता है तो पीठ है उसकी, वहाँ से पेट से पीठ के बल उल्टा सीधा होना लगता है, पूरी तरह से अपने आप को पलटना सीख जाता है। 6 से 8 माह का बच्चा क्या करने लगता है? हल्का सा सहारा देकर बैठना शुरू कर देता है। 8 से 9 माह में बच्चा रेंग कर चलने लगता है, घुटनों के बल चलना सीख जाता है। 10 से 11 माह में बैठने की स्थिति से उठकर थोड़े समय के लिए पकड़ कर खड़ा होना सीख जाता है। 12 से 18 माह में बच्चा चलना शुरू कर देता है और 18 से 24 माह में बच्चा क्या करने लगता है? किसी का हाथ पकड़कर चलने लगता है जब वो 2 साल का हो जाता है। और 2 वर्ष का होने पर उल्टा चलना, फिसलना, खिसकना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब काम वो करने लगता है। 3 वर्ष का होने पर अपने एक पैर पर भी बैलेंस बनाना शुरू कर देता है, अपनी बॉल से खेलने लगता है। और 4 वर्ष का होने पर बच्चा
एक वयस्क की भांति एक एक पैर रखकर भी चलना सीख जाता है और 5 वर्ष का होने पर पूरा उछल कूद करने लगता है, साइकिल चलाने लगता है। 6 वर्ष का बच्चा पहले की अपेक्षा और ज़्यादा अच्छी तरह से कूदना, छलांग मारना ये सब सीख जाता है। 7 वर्ष का बच्चा संतुलन बनाते हुए दुपहिया साइकिल को पैडल मारकर चलाने लगता है और 10 वर्ष का बच्चा पूरी तरह से अपने आप पर संतुलन बनाने लगता है और बहुत सारे खेल खेलना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड क्रियात्मक विकास या फिर मोटर डेवलपमेंट। इसके आगे अब हम देखेंगे भाषा का विकास या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। हमने शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास पढ़ लिया है, अब हम बच्चों का भाषा का विकास देखेंगे। भाषा का विकास क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, जो लैंग्वेज है, भाषा है, कैसे सीखता है बच्चा? अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर से बच्चा इस भाषा को सीखता है। जब हमारे इन बच्चों के चारों तरफ यदि हिंदी बोली जाती है तो ये हिंदी भाषा सीखते हैं, इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश सीखेंगे, फ्रेंच बोली जाएगी फ्रेंच सीखेंगे, जर्मन बोली जाएगी जर्मन सीखेंगे। ये वही भाषा सीखते हैं जो इनके चारों तरफ बोली जाती है। जो मनुष्य है वो एकमात्र ऐसा जीव है जो भाषा सीखने के उसके अंदर जन्मजात गुण होते हैं। मनुष्य में भाषा का विकास काफ़ी हद तक उसके किस पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। सभी बच्चे चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों, उनमें भाषा का विकास समान अवस्थाओं में और क्रमानुसार ही होता है। भाषा के विकास में सबसे पहले बच्चा जो भाषा सीखता है वो सीखता है रोना। रोना के बाद बबलाना सीखता है, बैबलिंग भी बोलते हैं उसको। और बोलने से पहले फिर उसके बाद क्या करने लगता है, कुछ ध्वनियाँ उदाहरण के साथ निकालने शुरू कर देता है। आमतौर पर क्या करते हैं बच्चे, पहले साल के अंत तक एक ही पहला शब्द सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी भाषा का विकास बहुत तीव्रता से होने लगता है और किशोरावस्था तक वे भाषा को परिशुद्ध रूप से पूरी तरह से बोलना सीख जाते हैं। उनकी शब्दावली का विकास जीवन भर चलता रहता है। उनकी वोकेबलरी में नए नए वर्ड्स रोज ऐड होते रहते हैं। पहले दिन से ही बच्चा बोलने में कहीं अधिक बहुत ज़्यादा समझ सकता है। उसकी जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो समझ लेता है बातों को और फिर वो उनको अपनी तरीके से समझाने की कोशिश भी करता है। अब आती है भाषा विकास की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहली स्टेज भाषा विकास की कौन सी होती है, रोना या फिर क्राइंग। कौन सी स्टेज हो गई सबसे पहली, क्राइंग, ठीक है। दूसरे माह में बच्चा कौन सी लैंग्वेज सीखता है, फिर सीखता है वो कूइंग। कूइंग करना या कुकू करना वो सीख जाता है, ठीक है। उसके बाद 6 महीने में बच्चा बैबलिंग या फिर बबलाना सीख जाता है। बैबलिंग में किस तरह के शब्द वो सीखता है, जैसे बाबा, मामा, पापा, ये शब्द वो सीखना शुरू कर देता है। इसको हम बैबलिंग बोलते हैं। ये लैंग्वेज का थर्ड पार्ट है। और फिर वो क्या करने लगता है, इसके बाद अपने शब्दों का उच्चारण अपने 1 वर्ष का जैसे ही होता है वो सीख जाता है। जैसे पापा को मिलाकर बोलना सीख जाता है, पापा, ठीक है, या बाय बाय, टाटा, इस तरह के शब्द वो सीख जाता है। 18 माह की आयु तक बच्चा लगभग 2 दर्जन शब्द सीख लेता है, जब वो 18 माह का होता है तो। और 2 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख लेता है, लगभग 250 शब्द वो 2 वर्ष तक सीख जाता है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चों में भाषा का विकास बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और वो लंबी लंबी बातें करना भी सीख जाते हैं। और 6 वर्ष की आयु तक बच्चे की शब्दावली में लगभग 10,000 शब्द शामिल हो जाते हैं। और 7 से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चे समझने लग जाते हैं शब्दों को और उनके बहुत सारे अर्थ भी निकालना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स उनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं फिर सामाजिक भावात्मक विकास। अब हमने 3 विकास पढ़ लिए हैं, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास और भाषा विकास। अब हम पढ़ रहे हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट या फिर सामाजिक भावात्मक विकास। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरंभिक संबंध तथा मनोभाव। आरंभिक संबंध तथा मनोभाव, द अर्ली रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अपनत्व की भावना का विकास। अपनत्व की भावना कौन सी होती है,
अपना अपनत्व की भावना का मतलब है फॉर्मिंग अटैचमेंट्स। ये क्या होते हैं, देखिए शिशु के जैसे ही जो माँ होती है या फिर उनके जो भी देखभाल करने वाले होते हैं वो उनके टच में जैसे ही आते हैं, ठीक है, तो क्या होने लगता है, वो उनको टच से ही उनको खुशी महसूस होने लगती है, आनंद आने लगता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अपनत्व की भावना आती है। अपनी माँ के संपर्क में आते ही आपने देखा भी होगा कि जैसे ही बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है तो यदि रो भी रहा हो तो वो चुप हो जाता है और वह पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो किसी अपने के पास आ गया है। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही बच्चा पूरी तरह से शांत हो जाता है और उस आवाज़ के प्रति आकर्षित होने लगता है। जो भी उसकी माँ होती है जब उसको देखकर मुस्कुराती है तो बच्चा भी मुस्कुराना शुरू करने लगता है, कूकू करना शुरू कर देता है या फिर अजीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू कर देता है। माँ के द्वारा बच्चे को देखने पर भी, जब माँ बच्चे को देखती है तो भी उसके अंदर एक अपनत्व की भावना का विकास होता है और बच्चा अपनी माँ को देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। उसके अंदर एक सामाजिक भावनात्मक परस्पर क्रिया डेवलप होने लगती है। जो देखभाल करता है, ये जो शिशु है, वो विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रयोग करने लगता है, अपने गेस्टर्स को दिखाने लगता है और शिशु के साथ जो इंटरेक्शन है वो जो उसकी माँ है जब वो करती है तो उससे भी वो अपना सिर हिलाकर, झटका कर, हाथ पैर पटक कर जवाब देना शुरू कर देता है। और थोड़ा बड़ा होने पर अपनी माँ के साथ, भाई बहन के साथ या घर के अन्य सदस्यों के साथ शिशु विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलना शुरू कर देता है, जैसे लुका छिपी का खेल, इस तरह के खेल खेलना भी प्रारंभ कर देता है। उसकी माँ उसके साथ जैसा भी व्यवहार करती है, जैसा भी उसके साथ व्यवहार करती है वो उसको बहुत ज़्यादा खुश होकर उसका रिप्लाई करता है और वो माँ की गोद में आते ही कूकू करने लगता है, कुलकुलाने लगता है, मुस्कुराने लगता है, निहारने लगता है माँ को और रोता हुआ भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। माता के साथ जो शिशु का संबंध है वो शिशु का सबसे पहला एक सामाजिक रिश्ता होता है। वो माँ की गोद में आकर ही अपने आप को सेफ महसूस करना शुरू कर देता है। यदि उसकी माँ के साथ शिशु की जो परस्पर क्रियाएं हैं वो सुखद होती हैं और तो वह बच्चा उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन यदि वो क्रियाएं बच्चों की माँ के साथ सुखद नहीं होती तो वो बच्चे कैसे हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उग्र बच्चे हो जाते हैं। शिशुओं में जो विकास की भावना है उसके लिए बच्चों के साथ बहुत ही स्नेहपूर्ण और सुरक्षित संबंध की आवश्यकता होती है। यदि उनके साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाया जाता है तो वे बच्चे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास, उनके अंदर फीलिंग ऑफ ट्रस्ट आनी शुरू हो जाती है और वो बच्चे अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। फिर वो बच्चे कम रोते हैं और जो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो बच्चे अपनी माँ से पूरी तरह से अटैच नहीं हैं। माँ के साथ साथ इसी तरह से बच्चों की जो बॉन्डिंग है फादर के साथ या पिता के साथ भी बहुत अच्छी होती है। जो पारंपरिक परिवार हैं वहाँ पर पिता को परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और उससे क्या होता है, वो पिता अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। जब वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाते तो वो बच्चे अपने पिता से ज़्यादा अटैच भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन आजकल के परिवारों में जब बच्चों के साथ पिता के द्वारा भी समान समय दिया जाता है तो बच्चे पिता से भी अटैच हो जाते हैं। तो बच्चे अटैच कब होते हैं, जब उनके साथ प्यार किया जाए तो वो उन लोगों से अटैच होना शुरू हो जाते हैं। देखभाल करने वालों द्वारा बच्चों के साथ बिताए गए समय की गुणवत्ता उन दोनों के बीच किस चीज़ को दर्शाती है, उन दोनों के बीच लगाव को दर्शाती है कि उनके आपस में कितना एक दूसरे से लगाव है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों की भावनाएं या फिर मनोभाव। जो चिल्ड्रंस इमोशंस हैं वो इमोशंस देखते हैं, कौन कौन से इमोशंस बच्चों के अंदर होते हैं। देखिए छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। देखिए खुशी होना, दुख होना, परेशान होना, क्रोध में आना, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा कभी कभी उत्तेजित हो जाना और उसके अलावा भय होना, उनको डर लगना, इस तरह के इमोशंस उन बच्चों के अंदर आने लगते हैं।
जैसे बच्चे, यदि कोई अजनबी व्यक्ति आ जाता है तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, उनको एंग्जाइटी होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि वो उस व्यक्ति को पहले से नहीं जानते हैं, उसको देखकर वो रोना शुरू कर देते हैं। ये एक इमोशन होता है बच्चों के अंदर डेवलप होता है जो, और लगभग 6 माह का शिशु बहुत अनजान लोगों को देखकर डरने लगता है और उसके अंदर भय का इमोशन क्रिएट होने लगता है। लेकिन जब वो उन लोगों के संपर्क में आने लगता है धीरे धीरे, तो उनसे फिर वह नहीं डरता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो उसके अंदर धीरे धीरे डर खत्म होना शुरू हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जो माता पिता के द्वारा बच्चों के लालन पालन में यूज की जाती है? माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बच्चों का लालन पालन कहते हैं। माता पिता के द्वारा बच्चों के लालन पालन का तरीका बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है कि बच्चे का लालन पालन किस तरीके से किया गया है। ये इस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चे अपने समाज में उपयुक्त माने जाने वाला व्यवहार किस तरीके से करते हैं, जैसा उनके साथ उनका लालन पालन किया गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे ऐसा व्यवहार, कौशल, मान्यताएं, धारणाएं या मानक सीखते हैं जो उनकी संस्कृति तथा समाज में उपयुक्त तथा वांछनीय होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको समाजीकरण कहते हैं। ये समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण के जो लक्ष्य हैं, ये मीन्स क्या है कि हम अपने बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि उससे क्या अपेक्षाएं हम उससे रखते हैं, और अपनी संस्कृति में, और यहाँ तक कि जो परिवार होते हैं वहाँ पर सब जगह अलग अलग संस्कृति होती है। कई परिवारों में भोजन से पहले भगवान को जैसे धन्यवाद दिया जाता है। यदि वो बच्चा बचपन से देखेगा ये सब चीज़ें होती हुई, तो वो ऐसी आदत अपने नेचर में सीख जाएगा और वो हमेशा ऐसा ही करेगा। अभिभावक जो होते हैं उनके द्वारा बच्चों के प्रति दर्शाया जाने वाला उत्साह, प्यार और स्नेह की मात्रा भी डिफरेंट होती है। इसका भी बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब जो माता पिता हैं इनके द्वारा बच्चों में कुछ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, और अलग अलग तरह के माता पिता होते हैं। जैसे कुछ माता पिता बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, प्रतिबंधात्मक माता पिता होते हैं। वो हर बातों में बच्चों के ऊपर नियम लगाते हैं, बंदिशें लगाते हैं, लेकिन हर बात में वो उनको क्या करते हैं? हर बात में उनको वो करते हैं कि टॉर्चर टाइप करते हैं। लेकिन कुछ माता पिता क्या होते हैं? अनुमतिदाता होते हैं। वो क्या करते हैं? वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, और वो उन बच्चों को अपने निर्णय लेने की पूरी तरह से आज़ादी देते हैं कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ माता पिता होते हैं स्नेहोन्मुखी। स्नेहोन्मुखी का मतलब है कि ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम के बारे में जब बताते हैं कि यदि तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, और उनके साथ बात करते हैं और उनको उसके फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। इनको स्नेहोन्मुखी माता पिता या फिर अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग अप्रोच भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं शक्ति उन्मुखी। वो हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते हैं? कि वो बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों को मारेंगे, पिटाई करेंगे, उनकी धमकाएंगे, या फिर उनको किसी भी तरह का पनिशमेंट देते हैं। वो हमेशा बच्चों को के ऊपर जो अपनी पावर ओरिएंटेड पेरेंट्स भी इनको हम कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर भाई बहनों तथा मित्र मंडली के साथ संबंध। बच्चों के भाई बहनों और मित्र मंडली के साथ संबंध कैसे होते हैं? इसमें हम भाई बहनों के साथ संबंध भी देखेंगे और मित्र मंडली के साथ संबंध भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई बहनों के साथ संबंध। प्राचीन परिवार में बहुत ज़्यादा भाई बहन हुआ करते थे। ग्रामीण परिवारों में आप कह सकते हैं कि जहाँ पर बड़े भाई बहन ज़्यादा होते थे या फिर कम होते थे, लेकिन आजकल लगभग 2 भाई बहन ही हर परिवार में पाए जाते हैं, और भाई बहनों की आयु में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए उनके बीच संबंध माता पिता की तुलना में अधिक कैसे होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। भाई बहनों के बीच पॉजिटिव संबंध बच्चों की भावनात्मकता को दर्शाते हैं। बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों के लिए
क्या करते हैं, एक मानक निर्धारित करते हैं जिसका छोटे भाई बहन पूरी तरह से अनुसरण करते हैं। अब आते हैं मित्र मंडली के साथ संबंध। मित्र मंडली के साथ संबंध में बच्चे जैसे जैसे आयु में बड़े होते हैं उनके जीवन में उनके दोस्त ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। बच्चा अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, लड़ता है और उनके साथ अपनी सभी बातों को शेयर करता है। मित्रों के साथ वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करता है जिसके कारण उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं बच्चों और आज का हम क्विज लेते हैं। आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे क्विज का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे जिससे पता लगता है कि आपने वीडियो को कितना ध्यान से सुना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है नवजात शब्द को परिभाषित कीजिए कि नवजात शब्द क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जन्म के तुरंत बाद वाली जीवन की कौन सी अवस्था होती है, जो जन्म के तुरंत बाद होती है। ABCD में से आपको आंसर देना है जो भी आंसर है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1.5 वर्ष तक बच्चे की शब्दावली में लगभग कितने शब्द हो जाते हैं। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। और फिर आती है बात फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति के जीवन में तनाव एवं तूफान की अवस्था किसको कहा गया है। बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या वृद्धावस्था को। ABCD में से आंसर देंगे सभी बच्चे। सभी पूरा क्विज सॉल्व जरूर करेंगे, चारों क्वेश्चन के आंसर देंगे। इसके साथ ही हम आज की ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है बच्चे। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं अब। थैंक यू सो मच।